हेलो, वेलकम टू एवरीवन। और जैसा कि हमने कल इस किताब से पढ़ा था, लोकतांत्रिक राजनीति यानी राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, राजनीति विज्ञान का। ठीक है, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पावर शेयरिंग को। और पावर शेयरिंग में हमने कल बेल्जियम को देखा था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था किस तरीके से बेल्जियम के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी। ठीक है, फ्रेंच भाषी और डच भाषी और जर्मन जो भाषी वहाँ के लोग थे, भाषा के आधार पर किस तरीके से भेदभाव हुआ, और वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के पॉलिटिशियन ने किस तरीके से, वहाँ के राजनेताओं ने उस समस्या से निपटने के लिए एक व्यवस्था बनाई। ठीक है, जो बेल्जियम मॉडल कहलाया। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने अपने देश को गृह युद्ध से बचाया। तो यहाँ दो देशों के बारे में जो है, श्रीलंका और जो है बेल्जियम के बारे में बताने का कारण यह है कि आप सत्ता की साझेदारी को बहुत अच्छे तरीके से, पावर शेयरिंग को समझ सकें। ठीक है, तो कल हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिए। और आज हम श्रीलंका के बारे में चर्चा करेंगे कि श्रीलंका में किस तरीके से बहुसंख्यकवाद जो है को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा दिया गया और क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध जो है छिड़ गया। तो आइए आज श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, समझते हैं श्रीलंका को। ठीक है, तो पावर शेयरिंग के बारे में हमने आपको बता दिया है कि पावर शेयरिंग किसको कहते हैं। अब जो है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, देखिए ये जो बहुसंख्यकवाद है ना, बहुसंख्यकवाद, एक जब वाद का जब शब्द आता है, जैसे कि वाद यानी विचार। ठीक है, आपने सुना होगा एक और वर्ड अक्सर सुनते होंगे, आतंकवाद। ठीक है, तो आतंकवाद किसको कहते हैं? आतंकवाद जो होता है ना, यानी आतंक का मतलब होता है कि शांति को भंग करना। ठीक है, शांति को भंग करना। ठीक है, और उस शांति को भंग करने वाले विचार को क्या कहते हैं? आतंकवाद कहते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है? बहुसंख्यकवाद। तो देखिए, बहुसंख्यकवाद का डिफिनेशन हमने थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश की है। यानी बहुसंख्यकवाद क्या है? एक ऐसा वाद विचार जिसमें बहुसंख्यक समुदायों के द्वारा अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अनदेखी यानी अवहेलना की जाती है और मनचाहे ढंग से शासन चलाया जाता है। यानी जो बहुसंख्यकवाद है, जो यानी जो बहुसंख्यकवाद की जो विचारधारा है, वो क्या करती है? विचारधारा वो एक ऐसी विचारधारा है जो अल्पसंख्यकों को, यानी जिस देश में जिस लोगों की आबादी कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, जिस देश में जिसकी मेजॉरिटी यानी ज्यादा आबादी होती है उसे बहुसंख्यक कहा जाता है। ये हमने कल आपको बताया था। तो ये जो बहुसंख्यकवाद यानी कि जो विचारधारा के लोग होते हैं, यानी बहुसंख्यक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अल्पसंख्यकों के ऊपर क्या करते हैं? रूल करते हैं, उनको इग्नोर करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए। और किस चीज की अवहेलना होती है? उनकी इच्छा, यानी उनके जो राइट्स है ना, उनके जो एक ह्यूमन राइट्स होता है, उनके एक मानव का जो अधिकार होता है कि सबको बराबरी से सम्मान मिले। ठीक है, सबको, सबकी भाषा को सम्मान मिले बराबरी से, सबको शिक्षा ग्रहण करने का बराबरी से अधिकार हो, सबको सरकारी नौकरी करने में सबको समान जो है अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो बहुसंख्यकवाद थे वो क्या करते थे कि इनकी जो इच्छा थी, इनकी जो जरूरतें थी, उस जरूरतों को अनदेखा करके, इग्नोर करके जो है क्या करते थे? उन पर रूल करते थे। वो कहते थे कि जैसे हम चाहेंगे वैसे करेंगे। रीजन क्या है? कि हम बहुसंख्यक है, यानी हमारे देश में जो हमारी आबादी है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अब आबादी जो थी किन लोगों की थी, कैसे लोगों की थी श्रीलंका के अंदर? ठीक है, तो उसको हम समझने के लिए सबसे पहले वहां की समाज की संरचना को समझना पड़ेगा। यानी जो पूरे श्रीलंका के अंदर, यानी पूरे श्रीलंका के अंदर जो उसकी संरचना है, सामाजिक संरचना है, किस तरीके से कहां कहां कौन जाति धर्म के लोग रहते थे। ठीक है, और कौन लोग होते थे, वो किस धर्म का पालन करते थे। तो आप नक्शे में यहाँ देख सकते हैं और आप किताब में जब खोल के नक्शे को देखेंगे यहाँ पास, तो आपको पता चलेगा कि जो कौन लोग कहां किस तरीके से बसे हुए हैं। यानी जो सिहली हैं, श्रीलंका में जो सिहली लोग हैं वो कितने थे? कुल आबादी का 74% थे। ठीक है, कितने प्रतिशत थे? 74% थे। यानी जाहिर सी बात है ये जो सिहली लोग हैं वो कौन है? श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तमिल का नंबर आता है, यानी जो तमिल लोग हैं वो कितने प्रतिशत थे? तमिल लोग 18% थे। ठीक है, और उसके बाद क्या था? जो तमिल थे ना,
तमिल में भी दो तरह के तमिल थे। पहले जो थे वो भारतीय मूल के तमिल, कितने थे? 5%। उसके बाद श्रीलंकाई तमिल थे, कितने थे? 13%। तो अब आपको यह चीज समझ में आ गई। और देखिए यहां सिहली और तमिलों में, ठीक है, कुछ और लोग थे जिसे ईसाई कहा जाता है, यानी ईसाई धर्म के मानने वाले थे। ईसाई लोग थे, कितने थे? 7%। तो ये तो चीज समझ में आ गई कि कौन लोग थे, कैसे थे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि जो तमिल में और सिहली लोग थे, इन लोगों में धर्म का किस धर्म का पालन करते थे। तो ये जो सिहली थी ना, सिहली जो थे ना, ये क्या थे? ये बौद्ध धर्म का, यानी बौद्ध धर्म का पालन करते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। और जो भारतीय मूल के तमिल थे और श्रीलंकाई तमिल थे, इनमें से क्या थे? कुछ मुस्लिम धर्म का पालन करते थे, कुछ हिंदू धर्म का पालन करते थे, यानी कुछ मुस्लिम धर्म के अनुपालक थे, कुछ हिंदू धर्म के अनुपालक थे। और जो सिहली लोग थे वो क्या थे? सिहली लोग बौद्ध धर्म के अनुपालक थे। और ईसाई को तो आप जानते हैं कि ईसाई धर्म के, यीशु मसीह के मानने वाले ईसाई धर्म के अनुपालक होते हैं, ठीक है। तो ये एक सामाजिक संरचना, एक ढांचा है, कहां? श्रीलंका के अंदर। तो इससे आपको समझ में आ गया कि बहुसंख्यक यानी लोग कौन थे? सिहली लोग थे जो 74% थे, उसके बाद ईसाई थे 7%, इन दोनों में से मिला के तमिल थे 18%, भारतीय मूल के तमिल जिसमें थे 5%, श्रीलंकाई तमिल जो थे 13% थे। और इन दोनों में से कुछ मुस्लिम धर्म का अनुपालक था, कुछ जो है हिंदू धर्म के अनुपालक थे। बहुसंख्यकवाद को हमने बता दिया, ऐसा वाद विचार जिसमें बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अनदेखी की जाती है और मनचाहे ढंग से शासन चलाया जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि बहुसंख्यकवाद को श्रीलंका में बढ़ावा देने वाले कदम क्या थे, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि जो बहुसंख्यकवाद को श्रीलंका में बढ़ावा देने वाले कदम क्या थे, कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए जिससे इन लोगों का, यानी जो अल्पसंख्यक लोगों के जो इच्छा थी, जो अल्पसंख्यक लोगों को जो सम्मान मिलता था, उसके राइट्स का की अवहेलना की गई, उनको अनदेखा किया गया, ठीक है। तो किस तरीके से क्या क्या हुआ, तो अब देखिए यहां एक चीज हमने दर्शाई है चार्ट में। आप सब एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। नोट्स जरूर बनाया करें, आप कॉपी लेकर बैठा करें, ठीक है। तो अब क्या किया गया कि 1956 में श्रीलंका के अंदर सिहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। समझ गए? श्रीलंका के अंदर सबसे पहले जो बहुसंख्यकवाद को जो बढ़ावा दिया गया, जो एक रूल करना शुरू किया गया, तो उसमें सबसे पहला कदम जो उठाया गया क्या था? 1956 में सिहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। एक सिस्टम है, एक नियम है कि लोग कहते हैं, और आप जब बड़ी बड़ी हिस्ट्री की किताबें पढ़ेंगे आगे चल करके, तो आपको पता चलेगा कि जिस भी समाज को डिस्ट्रॉय करना होता है ना, सबसे पहले उसकी भाषा को खत्म किया जाता है। क्योंकि जब भाषा को खत्म किया जाएगा तो यानी उसकी जो संस्कृति को धीरे धीरे फिर खत्म करना शुरू किया जाता है। इसी के बाद फिर क्या करता है, जो दूसरे लोग हैं उसके ऊपर रूल करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो एक तरीका है। तो उस समय क्या होता था कि उस समय क्या करते थे लोग, सबसे पहले भाषा पे अटैक करते थे। तो सबसे पहले क्या किया गया कि 1956 में सिहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। और उसके बाद फिर दूसरा चीज क्या किया गया कि सरकारी नौकरी और विश्वविद्यालयों में सिहलियों को प्राथमिकता दे दी गई। अब हुआ देखिए यहां से, अब जो है तनाव का ये सब कारण बना। किन लोगों के लिए? जो भारतीय मूल के जो तमिल थे या श्रीलंकाई तमिल थे, तमिल और सिहलियों में जो एक तनाव का कारण बना, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और जिसकी वजह से गृह युद्ध हुआ, ठीक है, उन सब की जड़ें यही थी कि सरकारी नौकरी में क्या किया गया, वहां के जो रूलर्स थे, वहां के जो शासन करने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि सरकारी नौकरी में विश्वविद्यालयों में सिहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। यानी अगर जो सिहली है ये लाएगा 50%, तमिल लोग लाएगा कितना, 80%, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या किया जाएगा कि सिहलियों को प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वो विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेना है, पढ़ाई का मामला हो, या फिर सरकारी नौकरी का मामला हो। और इनकी क्या की गई, यानी ये इनसे ज्यादा नंबर भी लाते हैं तो क्या हुआ, इनकी जो टैलेंट है या इनकी जो क्रिएटिविटी है या इनकी हासिल किया नंबर, ठीक है, 80%, ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको। तो इनकी जो मेरिट को क्या किया गया, अवहेलना कर दी गई और
सिंहलियों को क्या मिल गया? सिंहलियों को बहुसंख्यकवाद, जो बहुसंख्यक थे तो इनको मिल गई प्राथमिकता हर चीज में, किसमें? सरकारी नौकरी में और विश्वविद्यालयों में एडमिशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में। अब तीसरी चीज हम आप यहां पास देखेंगे कि राज्य द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण प्राप्त करना और बढ़ावा देना। अब क्या है भाई, यहां देखिए कि जो तमिल लोग थे या जो ईसाई लोग थे, तमिल के अंदर जो मुस्लिम और हिंदू समाज के जो धर्म के अनुपालक थे, इनके धर्म को, ठीक है, इन लोगों को क्या किया गया कि भाई आप लोग का जो है अपना जो धर्म है, ठीक है, मान रहे मानिए, लेकिन इन लोगों के ऊपर रूल किया गया कि इन लोगों को जैसे कि दबाने की कोशिश की, आप जो हैं अपना एक बहुत ही सीमित ढंग से अपने धर्म का जो है अनुपालन करिए। लेकिन जो सिंहली लोग थे, सिंहली लोगों को क्या हुआ कि इनके जो धर्म के मानने वाले थे या जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे सिंहली लोग, इन लोगों को जो है संरक्षण प्राप्त किया जाएगा, इनके धर्म को यानी सुरक्षा दी जाएगी और राज्यों द्वारा जो है क्या होगा, बौद्ध मत को बढ़ावा भी दिया जाएगा। यानी इसके धर्म को के प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से जो है वहां की गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको बढ़ावा देगी। ठीक है, पूरी तरीके से कि बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को जो है पालन करना है। ठीक है, लेकिन इनके धर्म की अनदेखी की जाएगी, इनको उतना राइट्स नहीं मिलेगा। तो ये हुआ। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के परिणाम, तो ये सब जो कर किया जा रहा था श्रीलंका के अंदर, यानी 1956 में क्या किया गया कि सिंहली भाषा को जो है कि राज्य भाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, सरकारी नौकरी में जो है सिंहलियों को विश्वविद्यालय में जो है पहली प्राथमिकता मिलने लगी कि भाई सबसे पहले इनको लिया जाएगा, उसके बाद जो बचा कुचा सीट होगा, अगर सीट बचेगी तो इनको दिया जाएगा, वरना इनकी कोई, अगर इनको एडमिशन मिले नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको नौकरी मिले नहीं मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब राज्य द्वारा बौद्ध मतों के संरक्षण प्राप्त करने में और बढ़ावा देना। ठीक है, तो धर्म को भी इनके बढ़ावा देना शुरू किया गया सिंहलियों को। तो अब क्या हुआ, तमिलों को लगा कि नहीं, मेरी जो राइट्स हैं, मेरी जो जरूरतें हैं, हमको अनदेखा किया जा रहा है। तो इन लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया कि नहीं, जो है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सभी को समान रूप से जो है कि आजादी मिलनी चाहिए अपने अपने धर्म, अपने अपने जाति का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, और क्या कर चाहिए, सबको शिक्षा के लिए समान जो है अवसर प्राप्त होना चाहिए, सरकारी नौकरियों में भी समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, जो भारतीय मूल के जो तमिल थे और जो श्रीलंकाई तमिल थे, इन लोगों ने मिल करके आवाज उठाना शुरू किया। अब देखिए भारतीय मूल के तमिल कौन थे, भारतीय मूल के तमिल वो थे जो औपनिवेशिक काल में क्या थे, ये लोग कहाँ लाए गए थे, श्रीलंका लाए गए थे बगानों में काम करने के लिए। तो वो जो बगानों में काम करने के लिए जो इंडिया से श्रीलंका जो भेजा गया, किसको, जो है तमिलों को, तो वो वहां उनके जो वंशज हुए, उनसे जो संतानें हुई, जो वहां उनकी पीढ़ी जो बढ़ी, ठीक है, तो वो क्या कहलाई, भारतीय मूल की तमिल कहलाई। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट सब आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए आगे चलते हैं कि जो परिणाम हुआ, इन सब जो रूल करने का परिणाम, जो डिक्टेटरशिप का जो परिणाम भुगतना पड़ा, उसका परिणाम क्या हुआ, वो यहां हमने दर्शाया है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के परिणाम। तो क्या हुआ, तमिलों के द्वारा अलग राजनीतिक दलों का गठन कर लिया गया। क्योंकि इनके जो ह्यूमन राइट्स थे, इनकी जो जरूरतें थी, उसको अनदेखा किया जा रहा था, दबाया जा रहा था तमिलों को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जहां जहां उनकी आबादी थी, ठीक है, जहां जहां उनकी आबादी थी, वो सारे लोग मिल करके उन्होंने एक विचार किया कि हम लोग अपना राजनीतिक दल बनाएंगे, हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी सरकार बना करके अपने लोगों के हित में काम करेंगे, उनको समान शिक्षा जो है कि, इसलिए कि हर इंसान का एक बेसिक राइट होता है। हर इंसान का सबसे बेसिक राइट क्या है कि उसका एजुकेशन, उसको एजुकेशन मिलना ही चाहिए हर हाल में। हर व्यक्ति का एक अधिकार है कि उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो एक आम इंसान को जीने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, शिक्षा, रोजगार, जिसे आपने सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो इन सब चीजों की देखा कि अवहेलना हो रही है, हम लोग को अनदेखा किया जा रहा है। तो इन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम एक अलग राजनीतिक दल का गठन करेंगे, हम एक अलग राजनीतिक दल बनाएंगे। अब देखिए आगे, तमिलों को राजभाषा बनाना, ठीक है,
अब इनका जो एजेंडा था, इसलिए कि देखिए किसी भी जो भी नई पार्टियां बनती हैं, जो भी नई पार्टियां बनती हैं जिस देश के अंदर, तो वो एक अपना एजेंडा तय करती हैं। वो अपना एक एजेंडा तय करके एक उसके ऊपर उतरती हैं। जैसे कि अभी देखिए, अभी जो चुनाव हुआ इंडिया के अंदर, तो क्या क्या मुद्दा था, होता है ना कि आप किस मुद्दे के ऊपर चुनाव मैनिफेस्टो होता है, ठीक है। तो इनका जो मुद्दा था क्या था कि तमिल को राजभाषा बनाना पहला, दूसरा तमिलों को सरकारी नौकरी में समान अवसर की मांग, ठीक है, मांग की गई। और इसी के ऊपर जो है, इसी दो चीजों के ऊपर क्या हुआ, संघर्ष शुरू हो गया, यानी आंदोलन शुरू हो गया। क्योंकि चूंकि पार्टी को एस्टेब्लिश करना था, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो इंडिया के अंदर अन्ना आंदोलन चला था, जिससे एक पार्टी निकल के आई, आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल की पार्टी है। तो अन्ना का जो आंदोलन था वो किसके ऊपर था, भ्रष्टाचार के ऊपर था, ठीक है, बहुत सारी चीज थी, ब्लैक मनी के ऊपर था। जब आप जाके पढ़ेंगे, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तो उससे एक पार्टी जो है, एक पार्टी निकल के आई। तो उसी तरीके से तमिलों का जो आंदोलन शुरू हुआ, जो तमिलों ने जो संघर्ष प्रारंभ करना शुरू किया, तो उनका मौन बेसिक जो मुद्दा था क्या था, तमिल को राजभाषा घोषित करना, बनाना, ठीक है, और तमिलों को सरकारी नौकरी में समान अवसर देना, यानी जो तमिल हैं और जो सिंहली हैं, इन दोनों को समान अवसर मिले शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा सभी का अधिकार है, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, 1980 के दशक तक तो अलग स्वतंत्र तमिल इलम की मांग कर दी गई। अब देखिए यहां पास एक शब्द आ रहा है इलम, ठीक है, इलम। तो अब इलम शब्द का मीनिंग होता है गवर्नमेंट, ठीक है, वहां के हिसाब से एक शब्द है इलम, इसका मतलब होता है सरकार। यानी 1980 के दशक में, दशक का मतलब हमने आपको बताया था कि 2001 से लेकर के 2010, ये जो 10 साल का समय है उसे दशक कहते हैं। उसी तरीके से हर 10 साल के बाद के समय को क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं। तो 1980 के दशक तक तो अलग स्वतंत्रता इलम सरकार की मांग कर दी गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इनका जो आंदोलन था भड़क गया पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से। देखिए अब क्या हुआ कि अब इन लोग का जो आंदोलन और ऊपर से इनका शोषण, ठीक है, किनका, सिंहलियों का। अब इन सब चीजों के चलते क्या हुआ, एक बहुत जबरदस्त तरीके से क्या हुआ कि वहां एक आंदोलन छिड़ गया, दोनों में आपस में टकराव हो गया, ठीक है। तो इस भेदभावपूर्ण निर्णयों के कारण ही नाराजगी को बढ़ा दिया, ठीक है, जिसके कारण सिंहलियों और तमिलों के बीच गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। अब गृह युद्ध क्या है इसको समझिए, हमने पिछले वीडियो में ही बताया है कि गृह युद्ध वो होता है कि जो अपने ही देश के अंदर दो तरह के समुदाय आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, तो और जिसमें मारकाट होने लगती है, तो उसको कहते हैं गृह युद्ध, ठीक है। तो गृह युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। क्यों शुरू हो गया कि जो इनकी मांग थी और जो इनकी जो डिक्टेटरशिप थी, किसकी, सिंहलियों की, ठीक है, श्रीलंका के अंदर जो बहुसंख्यकवाद को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा था, तो इससे ये तमिल लोग जो है नाराज हो गए और नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सिंहलियों और तमिलों के बीच क्या हुआ कि गृह युद्ध, मारकाट शुरू हो गई, ठीक है, गृह युद्ध शुरू हो गया। तो लोग आपस में झगड़ा करने लगे, जिसके कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है, यानी हजारों लोगों की मृत्यु का कारण बना क्या, तमिल और सिंहलियों के बीच का जो है गृह युद्ध में जो हुआ, जो झगड़ा हुआ, तनाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई और तथा उनके जो बच्चे हैं, जो उनके जो परिवार के लोग थे, भाग करके इधर उधर शरणार्थी बन गए, ठीक है, क्या बन गए, शरणार्थी बन गए। शरणार्थी का मतलब क्या होता है कि अपने आप को बचा करके किसी दूसरे देश के अंदर शरण ले लेना, भाग करके। मान लीजिए गृह युद्ध हुआ तो भाई श्रीलंका से भाग के कोई इंडिया, कोई कहीं, कोई बांग्लादेश, ठीक है, जाकर के क्या शरण ले लिया उन्होंने, वो शरणार्थी बन गए, ठीक है। और जो इस गृह युद्ध का अंत कब हुआ, 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ, ठीक है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के परिणाम तथा, ठीक है, गृह युद्ध कब अंत हुआ उसके बारे में संक्षेप से टिप्पणी करें, यानी संक्षेप से लिखें, ऐसे क्वेश्चन आता है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, अंत कब हुआ, 2009 में हुआ, ठीक है। और 1980 के दशक में
अलग जो है स्वतंत्र तमिल यानी अलग सरकार बनाने की मांग कर दी गई तमिलों के द्वारा, ठीक है। और तमिल को राजभाषा बनाने की मांग की गई थी। तमिलों ने क्या किया था कि उनको एक और मांग की थी कि सरकारी नौकरी में समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है। बहुसंख्यकवाद के परिणाम, ये चीज आपको समझ में आ गया। बहुसंख्यकवाद में को श्रीलंका में किस क्या क्या बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम किया गया। 1956 में सीली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में विश्वविद्यालयों में सीलियों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। राज्य द्वारा बौद्ध मतों को संरक्षण प्राप्त करने और बढ़ावा देने की बात की गई, ठीक है। किनके द्वारा? सीलियों, जो वहां की गवर्नमेंट थी, सीलियों के बौद्ध धर्म मानते थे, ठीक है। तो ये चीज आपको सारा चीज समझा दिया गया। बहुसंख्यकवाद भी हमने आपको बता दिया कि एक ऐसा वाद जिसमें एक ऐसा विचार जिसमें बहुसंख्यक समुदायों के द्वारा अल्पसंख्यकों की इच्छा और आवश्यकताओं की अनदेखी कर यानी अवहेलना की जाती है और मनचाहे ढंग से शासन किया जाता है। तो ये आपने पूरा समझ लिया। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो कुछ आपने पढ़ा कितना समझ में आया। तो प्लीज आप सवाल जरूर करिएगा। और अगर आप सासाराम से बिलोंग करते हैं तो 1 अक्टूबर से हम लोग अपने यहाँ क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर SMS करिए, आपको पूरा पता मिल जाएगा, आप वहां करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।